टॉपिक, लिसन आवर बिट। डेप्रिसिएशन क्या होती है हमारे पास? whenever everything in this economic world is having some cost, everything in this economic world is having some cost. For example, हम कोई भी चीज यूज करते हैं, हम उसकी कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। अदर देन एयर, शायद आने वाले टाइम में इसका भी खर्चा हमें पड़ना शुरू हो जाए। अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज यूज करते हैं, हम घर लिया किराए पे, वी पे रेंट फॉर दैट, रेंट पे करते हैं उसका। इसी तरह हम एक कार लेते हैं रेंट के ऊपर, उसका क्या पे करेंगे, उसका रिवॉर्ड क्या होगा, उसका भी रेंट पे करेंगे, ठीक है। हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उसके अगेंस्ट उसकी क्या पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, देते हैं ना। तो एवरीथिंग इज हैविंग सम कॉस्ट अटैच्ड टू इट। हर चीज की अपनी एक कॉस्ट है, उसको अटैच है उसके साथ। जब हम उस फैसिलिटी को यूज करेंगे, हम उसकी कोई ना कोई कॉस्ट पे करेंगे। मोटरवे से जाएंगे, वहां से उसका टूल टैक्स देंगे, किसी रोड से जाएंगे उसका टूल टैक्स देंगे, पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीजें फैसिलिटीज यूज करेंगे, हम उसका बिल पे करेंगे। सो एवरीथिंग इज हैविंग सम कॉस्ट, एवरीथिंग इज हैविंग सम कॉस्ट। लेकिन जब जो चीजें हमारी अपनी होती हैं, जिसको हम खुद ओन करते हैं, फॉर एग्जांपल घर है किराए पे, तो अगर हम किराए पे घर है तो उसका किराया देंगे। लेकिन अगर हमारा अपना घर है तो क्या करेंगे, उसका रेंट तो नहीं पे करेंगे, लेकिन उसकी भी कॉस्ट है, उसकी भी कॉस्ट है। हमारी अपनी गाड़ी है, हम उसका रेंट तो पे नहीं करेंगे ना, ठीक है, लेकिन उसकी भी कॉस्ट है। क्या कॉस्ट है हमारे पास? whenever we use an asset, whenever we use an asset, so the reduction of asset, उसकी वैल्यू में रिडक्शन होती है। जब भी हम किसी एसेट को यूज करते हैं, उसकी वैल्यू में रिडक्शन आती है, उसकी वैल्यू में रिडक्शन आती है। so that reduction in the value of asset due to its usage, wear and tear is known as depreciation. Due to its usage, wear and tear known as depreciation. for example, एक हमारे पास मोबाइल है, आज खरीदा, ठीक है, आपने आज खरीदा 20,000 का। आफ्टर 1 मंथ मैं कहता हूँ यार इसको सेल कर देते हैं। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट मोबाइल? वो 20,000 से ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बिकॉज यू हैव यूज्ड इट, बिकॉज यू हैव यूज्ड दैट एसेट। जब भी हम किसी एसेट को यूज करेंगे, उसमें वेयर एंड टेयर होगा, तो वो ओरिजिनल प्राइस से डेफिनेटली कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो द एसेट्स विच वी ओन, जो हमने रेंट पे लिए हुए हैं, हायर किए हैं, उनका तो रेंट पे करेंगे। लेकिन जो एसेट्स हमारे अपने हैं, हमारा अपना घर है, हमारा अपना ऑफिस है, हमारा अपना बिल्डिंग है, अपनी शॉप है, हमारा इक्विपमेंट है, हमारी मोटर व्हीकल है, ऑल दोज एसेट्स आर यूज्ड। सो व्हेन दीज एसेट्स आर यूज्ड, देयर रिडक्शन इन वैल्यू इज कॉज्ड। सो दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। सो दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूजेज, वेयर एंड टेयर इज नोन एज डेप्रिसिएशन। जो एसेट में उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आती है, उसकी वैल्यू में जो कमी होती है, वो किस वजह से होती है? डेप्रिसिएशन की वजह से। समझ आ रही है बात की? दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। एक तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल हम एक एसेट परचेज करते हैं, 4-5 महीने यूज किया और कहते हैं यार ये खराब हो गया, अभी तक तो मैंने इसके पैसे भी पूरे नहीं हुए। वर्ड फ्रेज यूज करते हैं ना, पैसे पूरे होना, ठीक है, यार इसके तो पैसे भी पूरे नहीं हुए, ये खराब हो गया या टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक एसेट खरीदा, मोबाइल परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, आपने सोचा कि यार इस एसेट को मैं 1 साल चलाऊंगा। क्या सोचा? इसको मैं 1 साल चलाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एसेट परचेज किया 10,000 का एंड यू थॉट ऑफ कि मैं इसको 10 मंथ्स यूज करूंगा, तो हर महीने 1,000 की कॉस्ट को कंज्यूम करेंगे आप। अगर वो उससे पहले खराब हो गया या आपको बेचना पड़ गया, तो आप कहेंगे यार अभी तक मेरे इसके पैसे पूरे नहीं हुए। यू हैव कैलकुलेटेड दिस थिंग इन योर माइंड कि मैं हर महीने इसको 1,000 यूज करूंगा और आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ 1,000 एवरी मंथ आउट ऑफ इट। मैंने इस पे 10,000 रुपए लगाए, तो हर महीने मुझे 1,000 का रिटर्न आएगा, बेनिफिट। बेनिफिट ही लेते हैं ना हम एसेट से। फॉर एग्जांपल गाड़ी अपने तो बेनिफिट लेते हैं ना, टैक्सियों पे घूमने, करीम पे घूमने, अब्बर पे घूमने के वजह से, बसेस पे घूमने के बजाय हम किस पे करते हैं? अपनी गाड़ी पे जाते हैं। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उससे बेनिफिट्स गेन करते हैं ना। एसी लगाया घर के अंदर, तो क्या होता है हमारे पास? बिजली का बिल तो पे करते हैं, लेकिन वी टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। हम उसे बेनिफिट लेते हैं ना कोई ना कोई। सो जो बेनिफिट मैंने अपनी माइंड में कैलकुलेशन की है कि यार इससे 10 मंथ्स में मैंने बेनिफिट लेना है, तो इसका मतलब है मैंने उसकी कॉस्ट को 10 मंथ्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10 मंथ्स के ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो इसकी डेप्रिसिएशन की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। कि जो उसकी लाइफ है उसके ऊपर मैं उसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, वो भी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल
हमारे पास बहुत से एसेट्स हैं जिनके स्टैंडर्ड्स के अंदर, लॉ के अंदर उनकी एक लाइफ डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, मोटर व्हीकल। बहुत से ऑफिसेज में अगर आपने सुना होगा जिनके आर्मी में भी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे अगर कोई 5 साल पुरानी गाड़ी है तो वो उसी ऑफिसर को भेज देते हैं। सुना ना कभी ऐसा होता है, देखा? ठीक है, उसी ऑफिसर को वो गाड़ी दे दी जाती है। बिकॉज इन अकाउंटिंग बुक्स एक कार की जो लाइफ है इट इज 5 to 6 years। इट इज 5 to 6 years। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसेट परचेज किया, एक मोटर कार परचेज की। ठीक है, उसकी हमारे पास जो कॉस्ट है, ठीक है, दैट वाज 100,000 एंड हमने सोचा विद थॉट ऑफ जब हम एसेट परचेज करेंगे तो उसकी लाइफ उसी वक्त डिसाइड करेंगे। जब हम एसेट परचेज करेंगे तो उसकी लाइफ उसी वक्त डिसाइड करेंगे। ठीक है, और बहुत से एसेट्स की लाइफ अकाउंटिंग में या स्टैंडर्ड्स में या लॉ में डिफाइंड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 years लाइफ है तो इसका मतलब है हर साल कितने से डेप्रिशिएट हो जाएगी? ये 20,000 से डेप्रिशिएट। सर इसके तो मुख्तलिफ, ठीक है जी जी, अभी आते हैं उनके ऊपर। सो 20,000 से हर साल डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक, लेकिन बुक्स में 5 सालों बाद ये एसेट जीरो हो जाएगा। ऐसे ही होगा 20,000 कहते रहेंगे, 5 years के बाद बुक्स में एसेट जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, लेकिन फिजिकली एग्जिस्टेंस रहेगी उसकी। ठीक है, सो हम जो बात करेंगे अकाउंटिंग के अंदर इन सारी चीजों की, तो हम बुक्स की बात करेंगे कि बुक्स में किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, फिजिकली एग्जिस्टेंस उसकी रहेगी। हम देखते हैं 50-50 साल पुरानी गाड़ियां भी रोडों के ऊपर हैं, 20-20 साल गाड़ियां भी पुरानी रोड होती है ना, फिजिकली एग्जिस्टेंस उसकी खत्म नहीं होती, लेकिन इन द वैल्यू मॉनेटरी टर्म में, फाइनेंशियल टर्म्स में, अकाउंटिंग में, बुक्स के अंदर उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है एट दैट लाइफ। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है, फॉर एग्जांपल 5 years है, उसकी कॉस्ट को उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि हर साल मैं उसको 20,000 रुपए का इस्तेमाल करूंगा या 20,000 के बेनिफिट्स उससे मैं एक्वायर करूंगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज आल्सो डेप्रिसिएशन एंड the reduction in the value of asset due to its usage, wear and tear is known as depreciation। जब हम किसी एसेट को यूज करेंगे उसकी वैल्यू कम होगी, so that reduction in the value of asset will be termed as depreciation। समझ आए बेटा depreciation क्या होती है ना? अब depreciation किस कॉन्सेप्ट के अंदर कैलकुलेट करते हैं? depreciation is calculated under prudence concept। prudence concept हम पहले से पढ़ चुके हैं। asset should be understated rather than being overstated। for example हमने एक एसेट है 100,000 का, पहले साल उसकी जो हमारे पास कॉस्ट है 100,000 है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इट्स वैल्यू शुड नॉट बी 100,000, इट शुड बी 80,000, बिकॉज हमने इसको 20,000 का यूज कर लिया तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 80,000 होनी चाहिए साल के एंड पे। फिर एट द एंड ऑफ ईयर 2 हम इसको और कंज्यूम कर लेंगे 20,000 का, तो इसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी बुक्स में? 60,000। So asset should be understated rather than being overstated। हम हर साल जितना उसको यूज करेंगे उतनी उसकी वैल्यू में रिडक्शन लेके आएंगे। So that reduction in the value is known as depreciation and it is calculated under prudence concept। prudence concept क्या कहता है? Asset should be understated rather than being overstated। कि assets को कम करके दिखना है जरूर, लेकिन उसको increase करके नहीं दिखना। Clear है बेटा यहाँ तक? Now, what are the factors of depreciation? बहुत दफा थ्योरी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान से देखना है वहाँ। What are the factors of depreciation? यानी कि कौन-कौन से reasons हैं हम depreciation चार्ज करते हैं। Number 1, physical factor। Physically हमें कोई एसेट नजर आता है कि रस्ट, इरोजन, डिके हुआ, ठीक है, गाड़ी है वो पुरानी नजर आएगी ना, इस्तेमाल हुई होगी तो पुरानी नजर आएगी। एक फैक्ट्री है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, अगर उसमें वेयर एंड टेयर नजर आएगा, हमारा अपना मोबाइल है, उसको उठा के जरा गौर से देख लें तो उसको भी आपको पता चलेगा यार इसमें निशान है किसी न किसी किस्म का, तो इसका मतलब है उसमें एरोजन, या जिस तरह फॉर एग्जांपल आज बहुत सारे बड़े एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरीज लगी हुई होती है, ओपन एयर में लगी है ना, ठीक है, कोई भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फैक्ट्री लगी है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी तो डिट्यूरेट हो जाती है ना। कई दफा अगर किसी फैक्ट्री को देखे तो बाहर से आपको नजर आएगा यार ये एरोडेड है, इसको जंग लग गया, ये सारी चीजें, तो उस फिजिकली हमें नजर आता है इसकी वैल्यू डाउन है, या वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी वैल्यू डाउन है। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल सॉइल होती है, जिस तरह आप अक्सर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि सॉइल भी जो फर्टाइल सॉइल है वो निकल जाती है अगर, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना एसिड की। ठीक है, तो लैंड की वैल्यू भी एरोजन की वजह से वो क्या आता है, वाइट आ जाता है उसके ऊपर, क्या कहते हैं उसको, जमीन के ऊपर, हाँ, वो उसी वजह से भी उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, बिकॉज उसके ऊपर कल्टीवेशन दोबारा नहीं हो सकती। फिर नंबर 2 इज इकोनॉमिक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होते हैं। Obsolescence, number first is obsolescence। Obsolescence is from the word obsolete, it is from the word obsolete। When an asset is obsolete,
और इज आउटडेटेड फॉर अस, उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में डाउन हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आईफोन था हमारे पास, फॉर एग्जांपल 5, 6, उसके बाद 6 आया, फिर 7 आया, फिर और नया मॉडल आया, फिर एक्स आया। तो जैसे जैसे नया मॉडल आता जाएगा पुराने मॉडल की वैल्यू डाउन होती जाएगी। बेशक हमने उसको ज्यादा यूज किया है या कम यूज किया है। आज आप एक मोबाइल खरीद के लाएं, अगले दिन ही अगर 2 दिन बाद उसका मॉडल नया आ जाएगा तो आपके तो मोबाइल की वैल्यू गिर जाएगी। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव यूज्ड दैट मच, बट इट इज फॉर द फैक्ट दैट इट इज बीइंग ऑब्सोलीट। अब वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो गया। जिस तरह हमारे पास लैपटॉप्स में i3, i5, i7 ये आते हैं ना, तो जैसे ही i3 आया बहुत महंगा था 100,000 प्लस, i5 आया वो नीचे चला गया, i7 आया वो पिछले वाले दोनों और नीचे चले गए। बेशक वो यूज हुए हैं या नहीं यूज हुए, लेकिन उनकी वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फैक्टर नॉट वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ द फैक्टर इट इज बीइंग ऑब्सोलीट। जैसे जैसे कोई नई चीज आती जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी चीज की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, वैल्यू मेंटेन रख नहीं सकते जब तक हमारे पास अगला मॉडल आता जाएगा पुराने की वैल्यू डाउन। अब फॉर एग्जांपल ऑब्सोलेसेंस, आपने वही मोबाइल है, जैसे मोबाइल की एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारा डे टू डे का काम होता है, उससे हम ज़्यादा डील कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोबाइल है, आपने उसको पिन पैक शोरूम पे पड़ा हुआ, नया मॉडल आ गया, ना वेयर एंड टेयर हुआ, ना रस्ट इरोड डिके हुआ, ना ही कोई और फैक्टर हुआ, आपने उसको टच भी नहीं किया, लेकिन फिर भी नया मॉडल आने से उसकी वैल्यू डाउन होगी। सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर दैट इट इज बीइंग ऑब्सोलीट। ना वेयर एंड टेयर हुआ, ना रस्ट इरोड डिके हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ नया मॉडल आया, पुराने की वैल्यू कम होगी। वो पिन पैक पड़ा, समझ आ रही बात की? सो ऑब्सोलेसेंस कॉजेस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एंड नंबर सेकंड इज इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी इज फ्रॉम द वर्ड इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मींस जब भी कोई एसेट हमारे लिए इनएडिक्वेट होता है, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, सो व्हाट डू वी डू, हमारे लिए उसकी वैल्यू डिक्रीज कर देगी, हमारे लिए उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर देगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये स्कूल है, ये हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन अकोमोडेट 2000 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, हम अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ 5000 या 4000 हो जाए तो क्या होगा, हमारे लिए ये बिल्डिंग इनएडिक्वेट हो जाएगी, हमारे लिए बिल्डिंग इनएडिक्वेट हो जाएगी। तो फिर इसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ेगी कम होगी, डिक्रीज कर जाएगी ना। सो because of the factor that this thing is inadequate for us, मेरे लिए इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको एक मोबाइल चाहिए जिसमें फॉर एग्जांपल 64 GB 128 GB का डाटा स्टोर हो सकता हो, तो जो पुराना आपका 16 GB वाला मोबाइल होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, कम हो जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर यू, इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर यू। वो मेरे लिए एडिक्वेट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, इसलिए उसकी वैल्यू मेरे लिए कम है। यूज हुआ, वेयर एंड टेयर हुआ, नहीं हुआ, पेन पैक डब्बे में पड़ा हुआ है, ऑब्सोलीट हुआ, नहीं हुआ, बट जस्ट फॉर द रीजन दैट इट इज इनएडिक्वेट फॉर मी, इसकी वैल्यू आ गया, बाहर से एक सेट आ गया, कजन ने, दोस्त ने भेज दिया, तो यार ये तो मेरे मतलब का ही नहीं है, बिकॉज इट इज इनएडिक्वेट फॉर मी। वो डब्बा बंद ही आपके लिए, उसकी वैल्यू कम, बिकॉज इट इज इनएडिक्वेट फॉर अस। समझ आ रही है बात की? सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से किसी भी एसिड की वैल्यू डिक्रीज होती है। वेयर एंड टेयर, रस्ट इरोजन डिके, ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलीट हो जाए, इनएडिक्वेट हो जाए, तब भी हम उसकी एसिड की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। देन फैक्टर इज टाइम फैक्टर। वक्त के साथ साथ हर एसिड की वैल्यू डिक्रीज करेगी सिवाय एक एसिड के, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी एसिड्स विल बी वैल्यू डिक्रीज्ड रादर देन वन एसिड। कौन सा? लैंड, फ्री होल्ड लैंड, जमीन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमने तो आज से 10 साल पहले ये घर खरीदा था, उस वक्त 5 करोड़ का था या 50 लाख का था, आज इसकी वैल्यू 5 करोड़ पे है, ठीक है। तो क्या हुआ, घर जो है वो तो 5 साल 10 साल पुराना हो गया ना, वैल्यू किसकी बढ़ी? वैल्यू जमीन की बढ़ी। बिल्डिंग तो पुरानी हो रही है, 10 साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, बिल्डिंग तो डिटीरियोरेट कर रही है, बिल्डिंग में तो रस्ट इरोजन डिके हो रहा है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ी। किसकी वैल्यू बढ़ी है? लैंड की वैल्यू बढ़ी है। किसकी वैल्यू बढ़ी है? लैंड की वैल्यू बढ़ी है। सो ओनली एसेट, बिकॉज अब इसकी रीजनिंग क्या आ जाएगी कि लैंड की वैल्यू क्यों बढ़ती है? बिकॉज लैंड इज लिमिटेड इन सप्लाई। लैंड कितनी है? लिमिटेड इन सप्लाई है, जितनी हमारे पास अवेलेबल है हम उतनी ही उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उतना यूटिलाइज कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट लैंड, वी कैन नॉट क्रिएट लैंड। तो जैसे जैसे ऑक्यूपाई होती जाएगी, यूटिलाइज होती जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी
बढ़ती जाएगी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ लैंड की वैल्यू इंक्रीज करती है, अक्सर बिल्डिंग की वैल्यू जो होती है वो हमेशा डिटीरियोरेट करती है, कम होती है। देन नंबर 4, इट इज नॉट इन अवर कोर्स डिप्लीशन, सिर्फ नोट्स के तौर पे आपको बता दिया कि एसेट्स विच आर नोन एज वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स वो होते हैं जो कि यूजेज से खत्म हो जाते हैं, जो कि यूजेज से खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम गाड़ी इस्तेमाल करें, 20 साल में इस्तेमाल कर लिया, क्या फिजिकली रहेगी कि खत्म हो जाएगी? फिजिकली तो रहेगी ना, ठीक है। लेकिन वो एसेट्स जो फिजिकली भी खत्म हो जाते हैं, वो एसेट्स जो फिजिकली भी खत्म हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल माइन, कोल माइन कोयले की खान है, सारा कोयला निकाल लिया, फिजिकली खत्म, ठीक है। ऑयल वेल है, उसमें से सारा ऑयल निकाल लिया, फिजिकली खत्म। सो दोज एसेट्स जो कि फिजिकली भी खत्म हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वेस्टिंग एसेट्स। क्या कहते हैं? वेस्टिंग एसेट्स। तो उन पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते, उन पे क्या चार्ज करते हैं? डिप्लीशन। उन पे क्या चार्ज करते हैं? डिप्लीशन। हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ नोट्स की हद तक आपको लिख दिया ताकि पता हो, याद अगर वर्ड आ जाए कहीं पे एमसीक्यूज वगैरह में आया हुआ, इसलिए फिर मैंने इसको इंक्लूड किया कि डिप्लीशन क्या होता है। तो डिप्लीशन इज अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन वेस्टिंग एसेट्स। जो वेस्ट हो जाते हैं उनके ऊपर जो चार्ज करते हैं उनको डिप्लीशन कहते हैं। ये क्वेरीज क्या होता है? माइंस एंड क्वेरीज, जिस तरह नहीं होता खेड़ा माइंस हैं, इस तरह जो जेम्स वगैरह की क्वेरीज नहीं होती, छोटे छोटे पाउंड्स वगैरह होते हैं जहाँ से वो ढूंढते हैं जेम्स, उनको माइंस एंड क्वेरीज कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पर सिलेबस के अंदर देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो हम तकरीबन को 7 to 8 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, बट इन आवर सिलेबस देयर आर ओनली 3 मेथड्स। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 रिड्यूसिंग एंड नंबर 3 रिवैल्यूएशन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन मेथड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेथड इन विच इट इज अप्लाइड ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। हमेशा इसको किस पे अप्लाई करते हैं? कॉस्ट ऑफ द एसेट। सो स्ट्रेट लाइन इज चार्ज्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट एज अ फ्रैक्शन और अ परसेंटेज। क्या फार्मूला है हमारे पास डेप्रिसिएशन का? कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन परसेंटेज क्वेश्चन में बताई भी होगी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या है, जरा इसको ध्यान से देख लें। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है हमारे पास? जब भी हम एसेट को परचेज करते हैं तो वी डिसाइड सर्टेन थिंग्स अबाउट दैट। कुछ 2-4 चीजें हम उसकी डिसाइड करते हैं, जिसमें से एक होती है रेजिडुअल वैल्यू, उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। हम उसकी स्क्रैप वैल्यू को डिसाइड करते हैं, उसकी लाइफ को डिसाइड करते हैं कि एसेट कितने साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, उसकी लाइफ डिसाइड हो जाएगी। और उसकी रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, the value on which you will be selling the asset at the end of its useful life। 5 साल उसकी लाइफ है, 5 साल के बाद ये कितने का बिक जाएगा, ठीक है। मैंने टीवी लिया एलईडी, मैंने सोचा यार इसको मैं साल या 2 साल चलाऊंगा और उसके बाद मैं तकरीबन इसको यार 20,000 का बेच दूंगा। सो दैट वैल्यू व्हिच आई हैव डिसाइडेड दैट विल बी टर्म्ड एज रेजिडुअल वैल्यू। वो बात की बात है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो उतने का बिका, कम बिका, ज्यादा बिका, वो बात की बात है। लेकिन हम उसकी डिसाइड पहले कर लेंगे, यार मैंने इसको एसेट है, मोटर व्हीकल लिया, मोटर व्हीकल है 100,000 का, मैंने इसको 5 इयर्स यूज करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर 5 मैं इसको 10,000 का सेल कर दूंगा। सो दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू। हम उसको जब एसेट परचेज करेंगे उसी वक्त उसकी स्क्रैप वैल्यू डिसाइड करेंगे और उसकी लाइफ डिसाइड करेंगे। 2 चीजें हम डिसाइड करेंगे, लाइफ और उसकी स्क्रैप वैल्यू। सो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ हमारे पास डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा एसेट है 100,000 का और उसकी रेजिडुअल वैल्यू 20,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसकी 5 इयर्स लाइफ है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच? 15। 80 को 5 से डिवाइड 16,000। सो एवरी ईयर आई विल बी चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन ऑफ 16,000। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ, ठीक है। फिर दूसरा मेथड है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके क्वेश्चंस कल करेंगे तो ज्यादा और बेहतर समझ आएगा। डेप्रिसिएशन हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द एसेट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इनटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा समझ आएगी। एंड लास्ट वन इज रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द एसेट्स which are large in quantities but low in value। उन एसेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं, ठीक है, which are large in quantities but low in value। For example, loose tools, spares, cans,
हमारे पास पानी की बॉटल्स आती हैं, घरों में भी यूज होती है, स्कूल वगैरह कितनी ज़्यादा बॉटल्स हैं, ठीक है। सो व्हाट अ बिजनेस डू, वो उसको डेप्रिसिएशन तो नहीं कर सकता, तो वो क्या कहता है, उसको रीवैल्यू कर। फॉर एग्जाम्पल जो शीशे की बॉटल होती है हमारे पास, जो रिफिलिंग बॉटल आती है ना कैंटीन पे भी, अब वो कितनी क्वांटिटी में होगी, ठीक है, हर स्कूल में हर जगह कहीं ना कहीं 2-4 बोतलें तो टूट जाती होंगी। सो दे आर चार्ज विद रीवैल्यूएशन मेथड बिकॉज दे आर लार्ज इन क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है, 2 या 3 रुपए की बोतल होगी। अब उसकी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल बिजनेस कहता है कि यार साल के स्टार्ट में मेरे पास 500 बॉटल्स थी, मेरे पास स्टार्ट में 500 बॉटल्स थी, इस साल मैंने 100 बॉटल्स और परचेज की, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 550 बॉटल्स पड़ी हुई, तो जो बॉटल्स उसके पास नहीं है 50, वो क्या हो जाएंगी, डेप्रिसिएट। मेरे पास नहीं है, डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। हम ऐसे तो नहीं कर सकते, पानी वाली बोतल है उसके ऊपर 5 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करें, वी कैन नॉट डू दैट। तो हम क्या करते हैं, उसको रीवैल्यू कर लेते हैं, जितनी है पड़ी हुई और जितनी नहीं है, जो टूट गई, गुम हो गई, जो भी हुआ, वो हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग एंड रीवैल्यूएशन। तो हम जैसे जैसे इनके क्वेश्चंस करेंगे तो और ये ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का पूछे, ये जो नीचे 3 पॉलिसीज हैं, ये जो 3 पॉलिसीज हैं, ये हम कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ करेंगे, ठीक है।